हेलो फ्रेंड्स। तो वापस स्वागत है आपका लाइजिम क्लासेस में। और फिर से हम कुछ एमसीक्यूज सॉल्व करने वाले हैं। तो इस बार हम सॉल्व करने वाले हैं एमसीक्यूज मॉडर्न हिस्ट्री के ऊपर। तो अपना टाइटल है पोस्ट वॉर इंडिपेंडेंस मूवमेंट। ठीक है, तो ये मॉडर्न हिस्ट्री के लास्ट फेसेस में हम आ गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास करीब करीब 13 क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो एक साथ मिलके हम सब सॉल्व करेंगे अब। तो पहला क्वेश्चन है, ठीक है, आपका पहला क्वेश्चन है, व्हेन डिड द वर्ल्ड वॉर टू केम टू एन एंड? द्वितीय विश्व युद्ध कब खत्म हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर है 30 अप्रैल 1945। ओके, 30 अप्रैल 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ। ठीक है, तो हम मार्क करते हैं 30 अप्रैल 1945। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अच्छा, अभी आपको जानने की अगर उत्सुकता है कि ये द्वितीय विश्व युद्ध कैसे खत्म हुआ, तो आपको थोड़ा आइडिया होगा अडोल्फ हिटलर के बारे में। अडोल्फ हिटलर ने 30 अप्रैल या 29 अप्रैल को सुसाइड किया। ठीक है, तो उसी के बाद सब टाइप की जो हॉस्टिलिटीज़ है, किस जो से भी साइड हो, एक्सिस पावर या एलाइड में, वो ख़त्म हो गई। बट टेक्निकली कह नहीं सकते कि बिल्कुल एग्जैक्टली 30 अप्रैल 1945 को वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हो गया, क्योंकि जापान जो जर्मनी का फ्रेंड था, जर्मनी की टीम में था, उसने अभी तक सरेंडर नहीं किया था। तो वो थोड़ा 1-2 महीने बाद सरेंडर किया था। ठीक है, उसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे हमारे मॉडर्न हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री के लेक्चर सीरीज में। तो अभी के लिए हमें बस इतना रटना है। स्पेसिफिकली मैं बोल रहा हूँ, इसमें तो रटना ही है। 30 अप्रैल 1945 में आपका जो वर्ल्ड वॉर है, द्वितीय वर्ल्ड वॉर, वो ख़त्म हो गया था। चलिए अब सेकेंड क्वेश्चन में आते हैं। व्हेन वाज द वेवल प्लान अनाउंस्ड? वेवल प्लान कब अनाउंस किया गया था? तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो करेक्ट आंसर बिल्कुल आपको रटना है। ठीक है, बिल्कुल रटना है। 14 जून 1945। मैं स्ट्रेट अवे मार्क कर देता हूँ, 14 जून 1945। आपके पास और भी ऑप्शन है, 10 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947, 21 सितंबर 1950। करेक्ट आंसर है 14 जून 1945। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब थर्ड क्वेश्चन है, शिमला कॉन्फ्रेंस कब स्टार्ट हुआ? शिमला कॉन्फ्रेंस कहाँ स्टार्ट हुआ और कब स्टार्ट हुआ? तो आपके पास ऑप्शन है 25 जून 1945, 9 अगस्त 1946, 14 सितंबर 1934 और 21 अगस्त 1940। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन ए, 25 जून 1945। तो मैं स्ट्रेट अवे बिल्कुल मार्क कर देता हूँ 25 जून 1945। अच्छा, चलिए अब फोर्थ क्वेश्चन में चलते हैं हम। तो फोर्थ क्वेश्चन है आपका, व्हेन डिड द आईएनए ट्रायल स्टार्ट? तो आईएनए ट्रायल्स कब स्टार्ट हुआ? तो आईएनए ट्रायल्स क्या होता है? तो जो ब्रिटिश आर्मी थी उस टाइम पे, उनको इंडियन नेशनल आर्मी भी कहा जाता था। तो ब्रिटिश जो इंडियन नेशनल आर्मी है, उनके जो इंडियन सोल्जर्स है, काफ़ी लोगों ने बोल दिया कि हम ब्रिटिशर्स को अब सपोर्ट नहीं करेंगे। ठीक है, किसी किसी ने आर्म्स भी उठा लिए, किसी ने गोली भी चला दी। तो उनमें से करीब करीब बहुत सारे सोल्जर्स, इवन जनरल्स और कर्नल्स भी ट्रायल्स में उनको हरा दिया गया था और उनको पकड़ के डाल दिया था जेल में। ठीक है, और उसके बाद उनका ट्रायल्स होने लगा। ट्रायल्स बेसिकली मीन्स कि आपका जो जज है, वो सब प्रोसेस है, उसको कहते हैं ट्रायल्स। तो वो ट्रायल स्टार्ट हो गया था। तो क्वेश्चन है कि कौन से साल में ये आईएनए ट्रायल स्टार्ट हुआ था? आपको सुभाष चंद्र बोस के बारे में भी आइडिया होगा। तो वो सब मिलके ये इवेंट स्टार्ट हुआ था। तो करेक्ट आंसर है 1945। ठीक है, 1945। तो इंडियन नेशनल आर्मी ट्रायल स्टार्ट हुआ था 1945 में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, आईएनए ट्रायल्स कहाँ पे हुआ था? ठीक है, अच्छा, तो आईएनए ट्रायल्स जब स्टार्ट हुआ था, बहुत सारे फेसेस में हुए थे। ठीक है, ये एक दिन में ही ऐसा नहीं ख़त्म किया था। आपको पता ही है, एक बार आप इंडियन कोर्ट में चले जाओ तो सालों साल चलता है। ठीक है, तो वैसे के वैसे ही यहाँ पे आईएनए ट्रायल्स बहुत सारे सोल्जर्स थे, स्पेशली जो सुभाष चंद्र बोस थे, उनके जो लोग थे। ठीक है, जो रेगुलर आर्मी के लोग थे, ठीक है, रेगुलर आर्मी के जो सोल्जर्स थे, वो सब मिले हुए थे इसमें आईएनए ट्रायल्स में। ठीक है, सबको जज के सामने अपियर होना था। ठीक है, तो बेसिकली ये स्टार्ट हुआ था कौन सी जगह पे? रेड फोर्ट में। ठीक है, रेड फोर्ट में स्टार्ट होने वाला था आईएनए ट्रायल्स। तो हम मार्क करते हैं आईएनए ट्रायल्स स्टार्ट हुआ था रेड फोर्ट में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आईएनए वीक कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो जब आईएनए ट्रायल्स स्टार्ट हुआ था, ठीक है, तो फिर कांग्रेस ने उस टाइम पे एक प्रस्ताव रखा था कि
जितने भी सोल्जर्स आईएनए ट्रायल्स में खड़े होंगे उनकी हेल्प के लिए उनके जो मॉनिटरी मतलब लॉयर्स तो हायर करने पड़ेंगे ना, क्योंकि ट्रायल में खड़े हो तो जज के सामने आपको कुछ तो चीज़ें बोलना पड़ेगा, हर टाइम तो बोल नहीं पाओगे, तो आपको एक लॉयर हायर करना पड़ेगा। अच्छा, अब लॉयर हायर करने के लिए पैसे चाहिए होंगे, तो कांग्रेस ने क्या किया, उस टाइम पे पैसा इकट्ठा करने लग गए थे। तो इसीलिए बिल्कुल एक न्यूज़ बनाने के लिए, एक आइडिया देने के लिए लोगों के लिए, पूरे देश में फैलाने के लिए कि यहाँ पे गलत बिहेवियर हो रहा है हमारे सोल्जर्स के साथ, तो लोगों ने एक वीक रखा, ठीक है, आईएनए वीक। तो ये वीक है 5 नवंबर से 11 नवंबर तक। तो करेक्ट आंसर है 5 नवंबर टू 11 नवंबर। आपके पास ऑप्शंस और भी है, 13 सितंबर टू 18 सितंबर, 14 दिसंबर टू 21 दिसंबर और 11 जनवरी से 19 जनवरी। बट करेक्ट आंसर है 5 नवंबर टू 11 नवंबर। हमने मार्क कर दिया। चलिए अब हम चलते हैं 7th क्वेश्चन में। अच्छा, अब आईएनए डे कब ऑब्जर्व होता है? ठीक है, आईएनए डे, तो हमने बात की कि आईएनए वीक कब ऑब्जर्व किया गया था, वो है 5 नवंबर से 11 नवंबर। अब जो 11 नवंबर के बाद जो फर्स्ट डे होगा उसमें डिसाइड किया गया था कि आईएनए वीक, आईएनए डे ऑब्जर्व किया जाएगा। तो करेक्ट आंसर है आपका 12 नवंबर। 11 नवंबर तक तो आपका वीक था, ठीक है, आईएनए वीक, और 12 नवंबर को आईएनए डे ऑब्जर्व किया गया था। तो हम मार्क करते हैं 12 नवंबर। चलिए अब 8th क्वेश्चन, द 3 ऑफिसर्स हु वर पुट ऑन द आईएनए ट्रायल्स। तो जब सबसे पहला फेस हुआ था आईएनए ट्रायल्स का, सो सबसे पहले फेस में 3 इम्पॉर्टेंट लोगों को ट्रायल्स पे डाला था। तो वो थे आपके सबसे पहले जनरल नवाज़ खान, ठीक है, वो जनरल लेवल के लोग थे, तो उनको भी ट्रायल में डाल दिया था, ठीक है, बहुत गलत बात है। और उसके बाद है कॉलोनल गुरबख्श सिंह धिल्लोन, ठीक है, कॉलोनल गुरबख्श सिंह धिल्लोन। और तीसरे हैं आपके कॉलोनल प्रेम सहगल। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, प्रेम सहगल, गुरबख्श सिंह धिल्लोन एंड जनरल नवाज़ खान। तो इन तीनों को सबसे पहले ट्रायल पर डाल दिया गया था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं 9th क्वेश्चन की ओर। अच्छा, रिन म्यूटनी कब हुआ था? तो आपके पास ऑप्शन है 12 दिसंबर 1943, 14 जनवरी 1944, 15 फरवरी 1945 और 16 फरवरी 1946। तो रिन म्यूटनी क्या है? तो बेसिकली हुआ क्या था कि कुछ नेवी के जो सोल्जर्स थे, नेवी के जो सोल्जर्स कह सकते हैं, ठीक है, तो उन लोग ने भी म्यूटनी कर दी। म्यूटनी का मतलब है उनने बगावत कर दी, उनने कह दिया कि हम ब्रिटिशर्स को अब सर्व नहीं करेंगे, हम हमारे जो लीडर्स हैं, जो इंडियन नेशनल लीडर्स हैं, सिर्फ उन्हीं की रेस्पेक्ट करते हैं, उन्हीं को हम सर्व करेंगे। तो हुआ क्या कि उनमें से एक सोल्जर ने, एक बहुत बड़ा शिप था आईएनएस तलवार, तो आईएनएस तलवार के ऊपर लिख दिया क्विट इंडिया, ठीक है। उसके बारे में क्वेश्चन है, वो बाद में डिस्कस करेंगे। तो काफ़ी जो रिन सोल्जर्स है, जो बेसिकली जो आपके जो नेवी के जो लोग हैं, जो इंडियन सोल्जर्स हैं, उनको भी जेल में डाल दिया था। एग्जैक्टली जेल में नहीं, मतलब हुआ क्या था कि कुछ शिप्स में आपके इंडियन सोल्जर्स हैं और आगे वाले शिप्स में ब्रिटिश सोल्जर्स हैं, तो एक दूसरे पे फायर कर रहे थे। तो बेसिकली ये ट्रीजन है, ये बगावत है। तो ये हुआ कब था? 16 फरवरी 1946। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट इवेंट है। इम्पॉर्टेंट इसीलिए क्योंकि रिन म्यूटनी ने ब्रिटिशर्स को समझा दिया कि इंडिया में अब रहने का कोई मतलब नहीं है। पुलिस हमारी बात नहीं सुन रही, नेवी हमारी बात नहीं सुन रही, मिलिट्री हमारी बात नहीं सुन रही, कोई हमारी बात सुन नहीं रहा, तो कोई फ़ायदा ही नहीं है अब इंडिया में रहने का। तो रिन म्यूटनी एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है। उनको समझ में आ गया कि इंडिया में रहने का अब कोई मतलब नहीं है, चलो बैग पैक करते हैं और यहाँ से निकलते हैं। तो करेक्ट आंसर है 16 फरवरी 1946। चलिए अब है 10th क्वेश्चन, अ रेटिंग बीसी दत्ता रोड क्विट इंडिया ऑन विच, हमने अभी भी बात की थी। एक शिप के ऊपर एक सोल्जर ने, एक नेवी सोल्जर ने लिख दिया क्विट इंडिया, ठीक है। वो कौन सा शिप था? तो वो शिप था आईएनएस तलवार, ठीक है, और जो नेवी सोल्जर है उसका नाम था बीसी दत्ता। ये एक्चुअली काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर इज आईएनएस तलवार। चलिए अब 11th क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं फटाफट। ओके, तो नेवल सेंट्रल कमेटी, एक सेंट्रल कमेटी बनाई थी, वहाँ के जो रिन सोल्जर्स हैं जिनने म्यूटनी की थी, उन्हें एक सेंट्रल कमेटी बनाई थी कि हम इस कमेटी के हिसाब से ही हम काम करेंगे। तो उस कमेटी का जो लीडर था वो है एमएस खान, ठीक है, द करेक्ट ऑप्शन है एमएस खान। तो हमने मार्क कर दिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
अच्छा, बाउंड्री कमीशन जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो बाउंड्री बनाई, बाउंड्री तो आप समझते ही हो, तो वो किसने बनाई थी? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपको रटना है, ठीक है? और बाउंड्री का नाम भी आपको रटना है। हम इसके बारे में डिटेल में देखेंगे, बट अभी के लिए आपको सिर्फ रटना है सर सिरिल रैटक्लिफे। सर सिरिल रैटक्लिफे, ऑप्शन बी। आपको ये रटना ही है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, 13 क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं उसके बाद। ओके, तो द न्यू ऑफिस वॉज क्रिएटेड सिंस द ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वॉज अबॉलिश्ड। एक ऑफिस क्रिएट हुआ था क्योंकि सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट अबॉलिश हो गया था। तो सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट कह सकते हैं कि आपका फॉरेन मिनिस्टर टू इंडिया। तो फॉरेन मिनिस्टर टू इंडिया जो ब्रिटिशर था, वो वाला ऑफिस अब अबॉलिश हो गया क्योंकि इंडिया अब आज़ाद हो गया है। तो एक नया ऑफिस बनाया गया। वो ऑफिस का नाम क्या है? तो वो ऑफिस का नाम है सेक्रेटरी ऑफ कॉमनवेल्थ अफेयर। तो कॉमनवेल्थ बेसिकली वो सब कंट्रीज़ हैं जो ब्रिटिशर्स के अंडर थी। फॉर एग्जांपल इंडिया है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया था, बहुत सारे अफ्रीकन कंट्रीज़ थे, इजिप्ट है। तो बहुत सारी कंट्रीज़ जो ब्रिटिशर्स के अंडर थी, उसको हम टेक्निकली एग्जैक्ट मीनिंग कुछ और भी है, उसको हम कहते हैं कॉमनवेल्थ कंट्रीज़, ठीक है। तो अब इंडिया आज़ाद हो गया था। इंडिया आज़ाद होने के बाद कोई मतलब नहीं है सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट का, तो इसीलिए उन लोगों ने बनाया सेक्रेटरी ऑफ कॉमनवेल्थ अफेयर्स। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, सेक्रेटरी ऑफ कॉमनवेल्थ अफेयर्स। तो हमने अभी 13 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब देखते हैं कि 13 में से कितने करेक्ट हैं। तो मैं यहाँ पे फिनिश मार्क कर देता हूँ। 13 में से 13, हमारे 13 में से 13 क्वेश्चन सही है। चलिए ख़त्म करते हैं।